वेलकम साथियों आप सभी का इस नए चैनल पर। मेरा नाम है प्रदीप सिंह राणा। पुराने चैनल पे मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो चैनल किसी और पर्पज़ के लिए रखा गया था। ठीक, अब जो ये नया चैनल है इसे आप सब्सक्राइब करेंगे और जो वीडियोज़ होंगी आपको प्रॉपर इस पे मिलेंगी। ठीक, जो ये सिलेबस होने वाला है आज का हमारा, वो जो एग्ज़ाम्स हैं अभी हाल फिलहाल में उनको टारगेट करके बनाया गया है। तो फिलहाल जो उत्तराखंड का एग्ज़ाम है डीएलएड का, ठीक, ये उसको टारगेट करके बनाया गया है। अगर आप भी डीएलएड के एस्पिरेंट हैं तो आप भी जुड़िए और अपने साथियों को भी बताइए। ठीक, आपका जो सिलेबस है मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ। आपका 50 नंबर का जो टोटल 200 का आपका जो सिलेबस है, उसमें से आपका 50 नंबर का 50 मार्क्स का जो आएगा आपका, वो आएगी आपकी मैथ, 50 मार्क्स की आएगी आपकी रीजनिंग, ठीक, और 50 मार्क्स की आएगी आपकी जीएस, एंड देन 50 मार्क्स की आएगी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोगी। तो यही सिलेबस को मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि इसी सिलेबस से आए हुए हैं। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। ये क्वेश्चन आंसर सीरीज होगा, जो सीरीज है ये क्वेश्चन आंसर सीरीज है, इसमें आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक, देखो अभी आप सभी को पता है कि नवंबर में आपका एग्जाम का डेट फिक्स है। ठीक है, डीएलएड वालों, आपका जो नवंबर में एग्जाम का डेट फिक्स है, 30 नवंबर शायद इसकी डेट है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको थ्योरी नहीं पूछी जा रही है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका जो सिलेबस है 6 to 8 का सिलेबस है, देन थोड़ा बहुत 9th और 10th को ऐड कर लो उसमें, 9 प्लस 10th को ऐड करके वो पेपर बनाया जा रहा है। ठीक, तो अपने को यही पूरा बेस पकड़ के क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, तो मैं आपके साथ हूँ, तो आप भी इस चैनल से जुड़िए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरी देखनी है, कंप्लीट वीडियो देखनी है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज की ओर। पहला पहला क्वेश्चन कहता है अपने पास, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकती है। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत जानते हैं ब्लड के बारे में। ठीक, ब्लड होता क्या है, अगर बात की जाए ब्लड की, ब्लड दो टाइप के होते हैं। एक होता है सॉलिड वाला पार्ट ब्लड का, जो होता है 40 to 45%। एक होता है लिक्विड वाला पार्ट, लिक्विड वाला पार्ट होता है जो होता है 55 to 60%। अब लिक्विड वाले पार्ट में जो होता है अपने पास, उसमें होता है अपने पास प्लाज्मा। लिक्विड वाले पार्ट में अपने पास क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक, अब जो प्लाज्मा होता है अपने पास, ये भी 3 टाइप का होता है। पहला होता है अपने पास फाइब्रिनोजन, हिंदी में लिख लेता हूँ। पहला होता है अपने पास फाइब्रिनोजन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, जो तीसरा होता है अपने पास एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। प्लाज्मा की तो 60% जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा का बना होता है। इसमें इसी प्लाज्मा का जो 90% भाग होता है वो अपने पास वाटर के फॉर्म पे होता है, वाटर फॉर्म में होता है, और रिमेनिंग 10% जो भाग होता है वो प्रोटीन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो प्रोटीन के फॉर्म में अपने पास रिमेनिंग 10% भाग होता है। और जो ये 10% भाग होता है अपना, ये 10% भाग में कौन कौन से आते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, एंड फाइब्रिनोजन। इनका काम क्या होता है, इन दोनों का काम होता है ब्लड कोगुलेशन में, रक्त का थक्का बनाते हैं, रक्त का थक्का बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, थक्का बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर कहीं पे कट वट जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे इनका यूज होता है। ये आते हैं और रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक, इसके बारे में बाद में डिटेल से जानेंगे। अगला है अपने पास जो सॉलिड वाला पार्ट है, वो है, वो 3 टाइप के होते हैं अपने पास। एक होता है प्लेटलेट्स, एक होता है आरबीसी, और होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी होता है अपने पास, वो एरिथ्रोसाइट होता है, एरिथ्रोसाइट। और प्लेटलेट्स तो अपने पास क्या होते हैं, थ्रोम्बोसाइट होते हैं, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स अपने पास थ्रोम्बोसाइट होते हैं, और डब्ल्यूबीसी अपने पास क्या होता है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। ठीक, जो अपने पास प्लेटलेट्स होते हैं थ्रोम्बोसाइट, इसका काम भी क्या होता है, ये ब्लड को क्लॉट करने के काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है, रक्त को थक्का बनाता है ये भी। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने के काम ये भी आता है। और अगर बात करें तो इसका जो लाइफ पीरियड होता है, एक जीवन काल अगर इसका बात करें तो 4 से 5 दिन के बीच में ये डेड हो जाते हैं। 4 to 5 डेज़ का इसका जीवन काल होता है, इसका थ्रोम्बोसाइट का। डेंगू की बीमारी होती है तो उस वक्त जो इफेक्टेड चीज़ें होती हैं वो प्लेटलेट्स से होती हैं अपनी, उस टाइम पे प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, तो डेंगू जो होता है वो इफेक्ट कर रहा है प्लेटलेट्स पर। अगला है आरबीसी। आरबीसी क्या होता है, बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है, जो लाइफ टाइम पीरियड होता है इसका, 120 डेज तक ये जिंदा रह सकता है। 120 डेज के बाद ये इसका ग्रेवयार्ड होता है स्प्लीन। ठीक है, ग्रेवयार्ड होता है इसका स्प्लीन। और
ग्रेवयार्ड क्लीन होता है, मतलब ये हुआ कि जो आरबीसी हमारे ख़राब हो जाएंगे वो स्प्लीन में जाके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, स्प्लीन को हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। प्लीहा, स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहा जाता है। और एक चीज़, आरबीसी में अपना जो न्यूक्लियस और लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है और लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है। अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की, ये वाइट ब्लड सेल होता है, ये क्या होता है, हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बनाने में हेल्पफुल होता है। अगर अगर बात करें लिम्फोसाइट की, इसमें जो टी सेल होता है अपना, जो टी सेल होता है वो क्या करता है, हमारा प्रतिरोधक जो प्रतिरक्षा का काम करता है, प्रतिरक्षा का काम करता है। इसका मतलब जो वायरस होंगे उससे लड़ने का काम ये करेगा। ठीक है, जो एचआईवी वायरस होता है, एचआईवी वायरस होता है, वो टी सेल को सबसे पहले ख़त्म करता है। ठीक, टी सेल को ख़त्म करता है। जो बाहर से एचआईवी वायरस जो आएगा वो सबसे पहले टी सेल पे अटैक करेगा। और मोनोसाइट की अगर बात करें तो मोनोसाइट क्या होता है, ये आकार में सबसे बड़ा सेल होता है। ये सबसे बड़ा सेल होता है, सबसे बड़ा सेल है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकती है। तो जो ऑप्शन है हमारे पास फाइब्रिन, हेमोग्लोबिन, हेपेरिन और थ्रोम्बोप्लास्ट। जो आंसर हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हेपेरिन। हेपेरिन क्या होता है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो ब्लड चल रहा होता है उसको जमने से रोकता है, काम करता है प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड को। ठीक है, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। हिंदी में पढ़ते हैं, सूर्य से सबसे बड़ी दूरी पर होने पर पृथ्वी की स्थिति क्या है। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम सबसे सेंटर पे होता है अपने पास सन। ये अपने पास सन है, सूर्य। और जो इसकी परिक्रमा कर रहे हैं इसे कहते हैं प्लेनेट, ये इसके ग्रह हैं। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वे ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ये सूर्य के ही हिस्से हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मरकरी के बारे में। मरकरी क्या होता है, मरकरी होता है, ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे निकट वाला ग्रह है। ठीक है, ये सबसे निकटतम वाला ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा कम से कम 88 दिनों में पूरा करता है। ये 88 डेज लगते हैं इसे सूर्य की परिक्रमा करने में। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक, नो उपग्रह, इसके पास अपना कोई भी सैटेलाइट। ठीक है, इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अगर बात करें वीनस की, अगला है अपने पास वीनस। तो वीनस क्या है अपने पास, इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, इवनिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट, इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, और अगर बात करें तो इस पर जो सर्वाधिक मात्रा में जो गैस मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, ये 90 to 95% इसके पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक, जो एक प्रेशर कुकर की भांति गर्म होता है। ठीक है, इसमें 90 to 95% CO2 गैस पाई जाती है। ठीक है, और इसके चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल भी हैं, SO2 के घने बादल भी के अंदर मिलते हैं, इसके अंदर, हमारे जो वीनस है शुक्र के अंदर। ठीक, और अगर वीनस की, तो वीनस क्या चलता है, ईस्ट टू वेस्ट इसकी पोजीशन होती है घूमने की। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम अर्थ के पास, अपनी प्यारी सी पृथ्वी के पास। ठीक, तो ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास क्या है, लाइफ है, जीवन है इस पे। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरा करता है। 365 दिन, 5 घंटे और 39 मिनट, 5 hours and 48 मिनट में ये अपनी क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। मात्र सैटेलाइट है वो क्या है, मून है, चंद्रमा जो है, चंदा मामा। तो ये इसका एकमात्र क्या है, सैटेलाइट है। और ये नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल, ये नेचुरल सैटेलाइट है। अगर बात करें मंगल की, मार्स, जो मार्स होता है,
इसको सन की परिक्रमा करने में 687 डेज का टाइम लगता है। ठीक है, 687 डेज इसको चाहिए होते हैं सूर्य की परिक्रमा करने के लिए। अगर बात करें तो इसके दो प्लेनेट हैं। पहला है जो दो सैटेलाइट हैं इसके, एक है डिमोस और दूसरा है फोबोस। डिमोस एंड फोबोस, डिमोस एंड फोबोस, दो इसके सैटेलाइट हैं। अब जो ये डिमोस और फोबोस हैं, ये जो डिमोस है आपके पास, ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, डिमोस है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, छोटा उपग्रह है, उपग्रह है। बात है, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह किसके कारण, इसका जो रंग लाल है, इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इसका जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, इसमें जो मिट्टी होती है उसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है। जो इसकी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड मिलता है, जिसके कारण ये क्या होता है, आयरन ऑक्साइड मिलता है, जिसके कारण ये क्या होता है, लाल होता है इसका रंग। और अगर बात की सौरमंडल के सबसे ऊंचे पर्वत की, ठीक है, अगर बात करें सौरमंडल के सबसे ऊंचे पर्वत की, तो वो कौन सा है, निक्स ओलंपिया है, जो भी मंगल में है। निक्स ओलंपिया, ओलंपिया, जो अभी कहाँ है, मंगल में है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है ये। ठीक, अगला चलते हैं हम बृहस्पति के पास। बृहस्पति क्या है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ी बात तो ये है, और इसे 12 साल लगते हैं, इससे कितना, इसे 12 ईयर लगते हैं सन की परिक्रमा करने में। ठीक, और इसे मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। मास्टर ऑफ, मास्टर ऑफ गॉड, गॉड्स भी कहा जाता है। मास्टर ऑफ गॉड्स किसे कहते हैं, मास्टर ऑफ गॉड्स बृहस्पति को कहते हैं। अगला चलते हैं अपने पास, अगर हम शनि की बात करें तो सौरमंडल का सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, सौरमंडल का सब सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। इसके जो उपग्रह हैं, इसका जो उपग्रह है, इसका टाइटन, टाइटन जो उपग्रह है वो किसका है, शनि का है। और अगर बात करें बृहस्पति की, जो बृहस्पति का उपग्रह है वो है गैनीमीड, गैनीमीड। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे छोटा कौन सा है अपने पास, डिमोस है, सबसे बड़ा गैनीमीड है। और गैनीमीड किसका उपग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह है। अगर हम चलें यूरेनस के पास, अरुण के पास, तो ये 84 डेज में सन की परिक्रमा पूरी करता है। ठीक, और ये अपने अक्ष में झुकने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, ये किससे होता है, लेटा हुआ ग्रह है। अगर बात करें नेपच्यून की, तो नेपच्यून सबसे पहले, ये सबसे ठंडा ग्रह है। बात करें नेपच्यून की, ये सबसे ठंडा ग्रह है। और इसका जो उपग्रह का नाम है वो है ट्राइटोन। ट्राइटोन इसका उपग्रह है, इसका, नेपच्यून का। और यह सूर्य की परिक्रमा कितना, 165 दिन में पूरी करता है। ठीक है, ये सूर्य की परिक्रमा 165 दिन में पूरी करता है। अगर मैं बात करूँ आंतरिक ग्रहों की और वायु ग्रहों की, आंतरिक ग्रहों को क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं हिंदी में। जो पार्थिव ग्रह और जेवियन ग्रह, ठीक है, दो टाइप के ग्रह हैं। एक है आंतरिक, आंतरिक है, एक है पार्थिव, और दूसरा है जीवियन। जो पार्थिव ग्रह हैं, पार्थिव ग्रह, और सेकंड है जीवियन, जो जोवियन ग्रह। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ने क्या कहा था हमसे, क्वेश्चन ने पूछा था हमसे कि जो सूर्य की सबसे बड़ी दूरी पर होने पर पृथ्वी की स्थिति क्या होगी। तो सबसे ज़्यादा दूरी पर जो होगी उससे क्या बोलेंगे हम, एपीहीलियन कहेंगे। एपीहीलियन क्या होता है, सूर्य की सर्वाधिक दूरी पर स्थिति क्या होती है, एपीहीलियन कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हमारा सन जो है वो सेंटर पर है। यहाँ जो अपना सन है वो सेंटर पर है। ठीक, सन अपना सेंटर पर है। और पृथ्वी की जो दूरी है सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होगी, तो कौन सा हो जाएगा अपने पास, एपीहीलियन होगा। अगर पृथ्वी सूर्य के नज़दीक है तो क्या हो गया अपने पास, पेरीहीलियन होगी। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, पेरेजियन, एपेजी कहा जाता है। अगर बात करें पेरीहीलियन की, पेरीहीलियन वो दिन होता है जब जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। पेरीहीलियन जो डे होगा वो 2 जनवरी या 4 जनवरी के आसपास का होगा। तो 4 जनवरी अगर हम बोलें, तो 4 जनवरी पेरीहीलियन का डे है। और एपीहीलियन का अगर दिन माना जाए तो हो जाएगा अपने पास 4 जुलाई, 4 जुलाई। ये कौन सा डे है अपने पास, एपीहीलियन का। ठीक, अगर
दूरी की बात करें तो दूरी से एक चीज़ और याद आती है, जो लाइट ईयर है अपनी, लाइट ईयर, लाइट ईयर है, ये दूरी का मात्रक है, ठीक है, जिससे दूरी मापी जाती है। एक लाइट ईयर कितनी होती है? 1 लाइट ईयर। ये बहुत बार पूछा, 1 लाइट ईयर कितना होता है? ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 लाइट ईयर होता है अपने पास 9.461, 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। वन लाइट ईयर कितना होता है? 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और अगला यूनिट होता है अपने पास लाइट ईयर के बाद परासिक। तो परासिक जो होता है, ये भी दूरी का मात्रक होता है, ये भी दूरी नापी जाती है। और एक परासिक कितना होता है? लगभग 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, 3.3 लाइट ईयर के बराबर होता है, बराबर अपना प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि आपकी जो सिलेबस में है वो पॉलिटिकल साइंस भी इंक्लूड है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? आर्टिकल 14 से अगर 18 के बीच में देखा जाए तो समानता का अधिकार कहा गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कहाँ कहा गया? 19 से 22 में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से, टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अगला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक अधिकारों का उपचार, ठीक, ये है आर्टिकल 32 में। और अगर बात करें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है अपना आर्टिकल 25 टू 28। आप देख सकते अभी जो टोटल है अपने पास 6 फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है। पहले अपने पास कितने फंडामेंटल राइट हुआ करते थे? पहले अपने पास 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। लेकिन जब अपने पास जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तो जो अपना संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार है, प्रॉपर्टी का अधिकार है अपने पास, उसको हटा के क्या कर दिया है? एक लीगल राइट बना दिया है, जो आर्टिकल 300 ए में रखा गया है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेस की, तो अपने पास टोटल कितने ग्रीन हाउस गैसेस हैं? अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड अपने पास क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अभी जो अपने पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो लिख लेते हैं। CO2 अपने पास ग्रीन हाउस गैस है, CH4 अपना ग्रीन हाउस गैस है, N2O, SF6, SF6, HFCS, PFC, NF3, ये अपने पास क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और अगर बात करें वाटर वेपर की, वाटर वेपर, तो ये क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करता है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में अपने पास ऑप्शन एक ही है, तो हम CO को टिक करेंगे। ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट शो करता है, ठीक है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं। ग्रीन हाउस गैस अपने कौन कौन से हैं? ये हैं अपने ग्रीन हाउस गैस, CO2, CH4, NO2, SF6, HFC, PFC। तो ये अपने पास क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत के तारों को एक इंसुलेटर सामग्री के साथ लेपित किया जाता है, आमतौर पर वह प्रयुक्त होती है, क्या होता है? यह आमतौर पर किसका बना होता है? जो इलेक्ट्रिक वायर आर कवर्ड विथ अ इंसुलेटिंग वायर, इंसुलेटिंग मटेरियल, जनरली द मटेरियल यूज्ड ऑफ, इसका बना होता है वो मटेरियल जिससे हम वायर को लपेटते हैं, तो वो PVC का बना होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट का यूज किसका रूप में होता है? एक मंदक के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा पेन की नोक, पेंसिल, सॉरी, पेंसिल की जो नोक होती है, पेंसिल की नोक में, पेंसिल की नोक में वो ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास महात्मा गांधी मरीन वंडर नेशनल पार्क इन विच स्टेट ऑफ यूटी, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में महात्मा गांधी मरीन वाटर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास अंडमान निकोबार, ठीक है। अब जो भी मरीन नेशनल पार्क हैं, जो महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार में। अगर बात करें मरीन नेशनल पार्क की, मरीन नेशनल पार्क की, तो मरीन नेशनल पार्क है गुजरात में। और दूसरा है केरल में। केरल में अपने पास कौन सा नेशनल पार्क है? इराविकुलम, इराविकुलम नेशनल पार्क है।
इराविकुलम नेशनल पार्क, ठीक, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। दूसरा है पेरियार, पेरियार नेशनल, पेरियार नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? हमारे केरल में स्थित है। अगर बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में कौन से नेशनल पार्क स्थित है? तमिलनाडु में है आपने मधुमलई नेशनल पार्क, मधुमलई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क अपना कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक। अगला है अपने पास आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है, पापीकोंडा नेशनल पार्क। और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। और राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? अपना आंध्र प्रदेश में स्थित है। और संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है अपना? वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृष्णा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कृष्णा राज सागर डैम किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है अपने पास गोदावरी पर, कृष्णा पर, तुंगभद्रा पर, और चौथा है कावेरी पर। तो अपने पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कावेरी। कावेरी पर अपने पास क्या है? कृष्णाराज सागर बांध स्थित है। अगर मैं कावेरी नदी की बात करूं तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पे स्थित है? कावेरी नदी कहाँ, अगर बात की जाए कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी जो निकलती है वो ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, ठीक। ब्रह्मगिरी रेंज, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ब्रह्मगिरी रेंज से इसका ओरिजिनेट होता है। और अगर बात करें तो ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। और इस पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, जलप्रपात इस पर है, कावेरी नदी पर बना हुआ है। और जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकुल जलप्रपात, ठीक है। ये है कुंचिकुल, कुंचिकल जलप्रपात है, ठीक। इस नदी पर है, बाराही नदी पर है, बाराही नदी पर है, नदी पर है। और अगर मैं दूसरी, जो अपने पास दूसरा जलप्रपात है, दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, वो है महात्मा गांधी का जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात है। ये कहाँ पर स्थित है? जो जोग जलप्रपात, ये है शरावती नदी पर, शरावती नदी पर। तो ये सेकंड है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है इन इंडिया। अगर बात की जाए गोदावरी की, गोदावरी क्या है? ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, इसका ओरिजिनेट त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलता है, होता है, ठीक है। और इस पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक तो पोलावरम हो गया, पोलावरम प्रोजेक्ट किस पर चल रहा है? गोदावरी नदी पर चल रहा है। दूसरा है कालेश्वरम, कालेश्वरम प्रोजेक्ट कहाँ है? अपना गोदावरी नदी पर है। तीसरा जो है अपना श्री राम सागर प्रोजेक्ट, सागर प्रोजेक्ट, ये कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कि लंबाई के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। अगर बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? मंजरा, मंजरा हो गया, पेन गंगा होगी, वेन गंगा होगी, पेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, वर्धा, इंद्रावती, प्राणहिता, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अगला चलते हैं हम कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? ये महाबलेश्वर से हुआ है। कृष्णा नदी का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? ये हुआ है महाबलेश्वर से,
महाबलेश्वर से इसका ओरिजिनेट हुआ है। ठीक। और ये भी क्या है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ये जितनी भी नदियाँ हैं ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं, सब पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, गोदावरी भी, कृष्णा भी, तुंगभद्रा भी और कावेरी भी। ठीक। ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। और इस पर श्रीशैलम बांध और नागार्जुन सागर डैम इस पर स्थित हैं। ठीक। श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम, दूसरा है नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम कहाँ स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। और तीसरा है अलमाटी, अलमाटी, ये कहाँ स्थित है, कर्नाटका में। ठीक है, ये नागा अलमाटी डैम कहाँ स्थित है, कर्नाटका में है, ये भी कृष्णा नदी पर बना हुआ डैम है। ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, इसकी जो अगर सहायक नदियों की बात की जाए तो कोयना, कोयना, घाट प्रभा, घाट प्रभा, ठीक है, मालप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मालप्रभा होगी, भीमा होगी। और मूसी, मूसी इसकी सहायक नदी है। तो मूसी, हैदराबाद जो है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। ठीक है, हैदराबाद क्या है, मूसी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। ये पूछ लेता है, आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। ठीक है, कृष्णराज सागर डैम कहाँ पे स्थित है, तो कावेरी नदी पर बसा हुआ डैम है। करी जाए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। जो ये चित्र देख रहे हैं आप, ये है कुंवर सिंह जी की। ठीक है, 1857 का नेतृत्व जो बिहार में किया था वो कुंवर सिंह ने किया था। ठीक। अगर बात करी जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में किसने इसका नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, बहादुर शाह जफर ने। बहादुर, बहादुर शाह सेकेंड। आर्टिकल 50 की बात करें, आर्टिकल 50 कहता है जो कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सेपरेट करने की बात करता है, अलग करने की बात करता है आर्टिकल 50। ठीक। जो सेनापति थे वो थे जनरल भक्त खां, जनरल भक्त खां। और लखनऊ की बात करें अगर, लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में कौन था, लखनऊ में थी बेगम, बेगम, हजरत महल, हजरत महल। और उनके साथ थे ब्रिजेश कादरी और अहमदुल्ला। ठीक है, इनके जो साथी थे वो थे सेनापति ब्रिजेश, ब्रिजेश कादरी, ब्रिजेश कादिर एंड अहमदुल्ला। अगर बात करूं झांसी की, झांसी से कौन था, झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई। और अगर बात की जाए कानपुर से, कानपुर से तो वहाँ कानपुर से नाना साहिब, नाना साहेब, नाना साहेब राव, नाना साहेब, नाना साहेब राव साहेब, तात्या टोपे, तात्या टोपे। और अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां। ठीक। तो ये कौन थे, 1857 के विद्रोह के नायक थे, जिन्होंने 1857 का विद्रोह में भाग लिया था, अपने अपने क्षेत्र से भाग लिया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है अपने पास, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। तो आर्टिकल जो 44 है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। ठीक है, जो पहला राज्य था, अगर जिसने पहले सबसे पहले जो गोवा था, इसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। देन अभी जो है उत्तराखंड स्टेट ने भी, उत्तराखंड स्टेट ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया। तो इसका आर्टिकल कौन सा है, 44 है। इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि गोवा के बाद जिसने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया वो उत्तराखंड था। अगर बात तो जो ये आर्टिकल आता है, आर्टिकल 44 ये आता है डीपीएसपी में। ठीक है, डीपीएसपी ये कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर बात करें 51A की,
इसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। इसमें जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाने की बात की गई है। 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। और जो डीपीएसपी है ये गैर न्यायोचित है, ठीक है, ये जो है गैर न्यायोचित है, न्यायोचित है मतलब ये नॉन जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है अपने पास ही। और अगर आर्टिकल 50 की बात करें, क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, कम से कम 40-50 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपना नेक्स्ट सेशन की ओर, जो है अपना रीजनिंग का। रीजनिंग के सेक्शन में हम पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निश्चित कोड भाषा में यदि टेलीफोन को क्या लिखा गया है, FOPIQFMFU के रूप में कोडित किया गया है, तो INTERCOM को कैसे कोडित किया जाए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखो। रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, जब अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चन आ जाते हैं अपने पास, तो सबसे पहले इन नंबर को लिख लो, TELEPHONE। अपने पास टेलीफोन है, और अगला क्वेश्चन है किसके रूप में कोडित किया गया है, उसको नीचे लिख लेते हैं, FOPIQFMFU, ठीक है। इस प्रकार से इसे कोडित किया गया है। T को लिखा जाता है 20, E को लिखा जाता है 5, L को लिखा जाता है 12, E को लिखा जाता है 5, E को लिखा जाता है 16, H को लिखा जाता है 8, O को लिखा जाता है 15, N को लिखा जाता है 14, E को लिखा जाता है 5। अब इसी प्रकार से इसका कोड भी लिख लेते हैं, ठीक है। F को लिखा जाता है क्या 6, O को 15, T को लिखा जाता है 16, I को लिखा जाता है 9, Q को लिखा जाता है 17, F को लिखा जाता है 6, M को लिखा जाता है 13, और F को लिख देंगे हम 6, U को लिखा जाता है 21। अब देखते हैं किस प्रकार से हमें नंबरिंग करनी है। ये अपने पास शॉर्ट तरीका है, EJOEY, ठीक है। E को लिखते हैं 5, J को लिखते हैं 10, O को लिखते हैं 15, T को लिखते हैं 20 और Y को लिखते हैं 25। तो ये 5 की टेबल टाइप की होगी, तो इसको आपको याद करना है, इससे आगे पीछे आप आराम से निकाल दोगे। अगर आपके पास F है तो E के बाद कितना आता है F, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ने क्या कहा है अपने को, टेलीफोन को इस रूप में कोडित किया गया है, ठीक है। देन अब हम इसमें कोडिंग देखते हैं। देखो फॉरवर्ड वाला केस अगर अब लगता है इसके केसेस होते हैं, अगर हम देखते हैं तो यहाँ ये इससे एक जाता है +1, 20 + 1 21। और अगर यहाँ देखते हैं तो ये अपने पास कितना आया है 5 + 1 6, ठीक है। +1 का केस बन रहा है मैक्सिमम, आप देख सकते हो। एन का अगर चलते हैं, एन कितना है 14 और ये यहाँ पे ये कितना बन के आ रहा है +1 15। ई अगर यहाँ पे चलते हैं तो ये कितना बन के आ रहा है, ई के +1 एफ। और अगर हम एल के पास चलते हैं, एल +1, और यहाँ ओ के पास चलते हैं तो +1, ठीक है। तो ये भी +1 चल रहा है, ये भी +1 चल रहा है, और ये भी +1 चल रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे +1 का खेल चल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जब हम ऑप्शन में चलते हैं, आई क्या है अपने पास, INTERCOM, इंटरकॉम। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखो आई का +1 यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, तो आई से +1 कितना हो जाएगा, आई के बाद क्या आता है जे आता है, तो यहाँ पे जे हो जाएगा। और अगर हम यहाँ उसके बाद एन का देखेंगे, एन का +1 करेंगे, एन के बाद क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन में चेक करेंगे ओ आ जाएगा। देन हम यहाँ चेक करते हैं, टी के बाद क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। और अगर हम एम का लेके चलते हैं, एम का क्या हो जाएगा, अगर हम ई का लेके चलते हैं तो ई का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। आर का कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। +1 चल रहा है सिर्फ। सी का कितना हो जाएगा, डी। ओ का कितना हो जाएगा, पी। और एम का कितना हो जाएगा, एन। तो अपने पास जो आंसर हो गया ये हो जाएगा सॉरी NPDSFUOJ, NPDS यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। FU भी आ रहा है, और OJ भी यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन अपने पास कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये सारे क्वेश्चंस करने होते हैं कोडिंग वाले, देखना होता है कि कौन सा नंबर कब सूटेबल बैठता है दूसरे नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, अपने पास लिखा है, अपने पास लिखा है स्माइल। स्माइल को लिखा जाता है SOLPJ, तो RASCAL। इसको क्या लिखते हैं,
अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अपने पास +1 का खेल चल रहा है। देखो यहाँ पे +1 चल रहा है, एक S+1 ST, M के बाद कितना होता है MNO 1+2। यहाँ पे देखते हैं 1, I कितना है 9, L कितना है 12, तो 9+3 12 हो जाता है। यहाँ पे +4, यहाँ पे +5, आप देख लो एक सीरीज टाइप की चल रहा है, 1+2+3+4+5। ई के अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, G आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसे भी लिखेंगे, यहाँ पे +1 करेंगे, यहाँ पे +2 करेंगे, यहाँ पे +3 करेंगे, यहाँ पे +4 करेंगे, +5 करेंगे, और यहाँ पे +6 करेंगे। R से +1 कितना हो जाएगा, S, A से +2 करेंगे, C, S से कितना हो जाएगा V हो जाएगा, C से कितना हो जाएगा 4, 4 और 5, 4 कितना हो जाएगा 8 होता है ना। H कितना हो जाएगा अपने पास 8 होगा, यहाँ से H, A में अगर 5 जोड़ें तो ये हो जाएगा F, और L में अगर 6 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 18, 18 कितना होता है अपने पास R, ठीक है। तो C अपने पास, C में अगर 4 जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, सॉरी G, ठीक। अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है अपने को, SCVG FR, तो ये वाला ऑप्शन अपने पास राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन आपके DSSS प्राइमरी में आया हुआ क्वेश्चन है, जो अभी इससे पहले क्वेश्चन करवाया था मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3:81, यहाँ पे कितना आएगा कि 256 बन जाए। अगर हम चलते हैं 3 से कितना गुना ज़्यादा है, 3 3 9 27, 3 81, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81। और हम अगर यहाँ चलते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ देखते हैं अपने पास 2 की पावर अगर हम 4 करेंगे तो 256 नहीं आएगा ऑप्शन में, देखते हैं 6 की पावर 4 करेंगे फिर भी नहीं आएगा, 4 की पावर करके देखते हैं। 4 की पावर अगर 4 किया तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 16 256 है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अपने पास 4 का, या अपने पास आंसर हो जाएगा 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, रवि उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, यदि वह बाईं ओर मुड़ता है फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, अंततः वह दाईं ओर से 45 डिग्री कोण पर मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे हैं, डायरेक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले कहाँ को चल रहा है, वो नॉर्थ की ओर को चल रहा है, ठीक है। ये नॉर्थ की ओर है, वो नॉर्थ की ओर को चलना प्रारंभ करता है। रवि नॉर्थ की ओर को चलना प्रारंभ करता है, ये रवि है, ये नॉर्थ की ओर को चलना उसने प्रारंभ किया। वह अपनी दाईं ओर, अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो इसका दाहिना साइड कौन सा हो जाएगा, इसका राइट हैंड साइड, तो ये इस साइड को मुड़ता है, ठीक है, राइट हैंड साइड को मुड़ता है। और फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, फिर क्या कह रहा है, वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है, तो इसका बायां साइड कौन सा हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। अंततः वह अपनी दाईं ओर 45 डिग्री कोण पर मुड़ता है, तो ये अपने दाईं ओर 45 डिग्री कोण पर मुड़ने लग जाता है, ऊपर को जा रहा है तो 45 डिग्री कोण पर इस प्रकार से मुड़ गया है, दाईं ओर अपने 45 डिग्री कोण पर मुड़ गया है। तो अब वह बताओ किस दिशा में चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये है अपना ईस्ट, ये है अपना नॉर्थ, ये है अपना साउथ, ये है अपना वेस्ट। वो अपने कौन सी साइड को चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट साइड को, नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको अगर थोड़ा सा शॉर्ट में करने का तरीका अगर सीखना चाहते हो तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो क्या कहना चाहता है। रवि क्या करता है, उत्तर की ओर चलता है, तो रवि नॉर्थ की ओर चलता है, सबसे पहले वो दाईं ओर मुड़ता है, तो वो किस राइट हैंड साइड को मुड़ जाता है, तो इस प्रकार से हम राइट हैंड साइड को लिख लेंगे। फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ने लग जाता है, अंततः वो 45 डिग्री कोण पर मुड़ता है। फिर वो कितने डिग्री कोण पर मुड़ता है, 45 डिग्री कोण पर मुड़ता है, ठीक। अब वो उसकी दिशा कौन सी होगी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन में जो अपने ने इस चार्ट टाइप का बना रखा है, इसमें सबसे पहले अगर राइट लेफ्ट को कैंसिल कर देता है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन में तो राइट और लेफ्ट कैंसिल हो जाते हैं इस तरीके से, अगर राइट राइट होंगे तो कैंसिल नहीं होगा, राइट लेफ्ट हो रहे हैं तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब नॉर्थ से 45 डिग्री, ठीक है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ का 45 डिग्री कितना होता है, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, तो इस प्रकार से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर दाएं मुड़ता है, ठीक है। एक व्यक्ति है अपने घर से, ये उसका घर है, अपने घर से निकल रहा है, तो वो अपने घर से 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल रहा है, ठीक है। ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। उसने क्या किया, 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, 14 किलोमीटर और पश्चिम की ओर चलकर वह दाएं मुड़ता है, यहाँ से चलता है फिर वह दाएं मुड़ता है, ठीक है, राइट हैंड साइड को मुड़ता है, और फिर 14 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 14 किलोमीटर फिर चला, और फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से क्या होता है, बाएं मुड़ने लग जाता है, ठीक है। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में वो कितना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, तत्पश्चात वह फिर बाएं मुड़ता है, ठीक है।
फिर वह बाएं मुड़ता है और फिर 14 किलोमीटर चलता है, 14 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? तो कितने किलोमीटर की दूरी पर है? अभी कितना है, 14 है, 10 यहाँ पे कवर किया उसने, ये वाली दूरी कितनी थी, 10 हो जाएगा। 14 + 10 कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर। किस ओर होगा, पश्चिम की ओर। 24 किलोमीटर पश्चिम की ओर वो अपनी स्थिति पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहा जाता है, क्या कह रहा है हमें कि आपका जो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग जो आपको सिलेबस में दे रखा है उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो फिगर है इसको फिल करना है हमको। अब देखते हैं जो इस प्रकार का फिगर होता है इसे किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले तो ऐसी आकृति हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही बनेगा सर्किल टाइप का। ठीक है, यहाँ पे ही बनेगा सर्किल टाइप का और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये फिल हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो डायग्राम है वो अपने पास कहाँ पर है, इस प्रकार का जो डायग्राम है अपने पास डी वाला ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो कौन सी आकृति, अब इस पैटर्न को पहचानना है और यहाँ पे फिल करना है कि यहाँ पे अपने पास कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, वही प्रोसेस करना है जो मैंने बताया था। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक बिन जो पॉइंट है वो रख दो, यहाँ पे पॉइंट रखा और इसको फिल करो इस प्रकार से। ये बन गया आपका एक, इस क्या कहते हैं, स्क्वायर टाइप का एक शेप बन गया है अपना। ठीक है, इस प्रकार से, और ये अंदर पे एक पॉइंट बना। और अगला क्या करना है अपने को, इस प्रकार से यहाँ पे इस लाइन को मिला देना है और जो यहाँ पे बचा है इसे इस प्रकार से और इस प्रकार से मिलाना है। तो इस प्रकार का जो शेप बन के आ रहा है वो अपने पास कहाँ पे आ रहा है, और लास्ट में जो ट्रायंगल है, सबका जो ट्रायंगल का मुंह है वो अंदर की तरफ है। हम इस प्रकार से इसको बना लेंगे। इस प्रकार का जो शेप बन के आ रहा है, एक तो अपने पास कहाँ पे निकल के आ रहा है, ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें ट्रायंगल का जो फेस है इसका उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे गोला है तो यहाँ पे हो नहीं सकता। इस वाले केस में आप देखो, इस वाले केस में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अपना पास आंसर जो निकल के आएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, रीजनिंग का क्वेश्चन है। हमें जो ये क्वेश्चन मार्क है ये KVS PRT में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या कौन सा नंबर आएगा वो नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, आप देखो सबसे पहले क्या है अपने पास 4 है। ठीक, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे या इसका क्यूब +1 करके देखते हैं, इसका 4 का क्यूब +1 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब +1, तो ये आ जाएगा अपने पास 65। ऐसे ही 7 का क्यूब +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 344 आ जाएगा। करके देखो। अगला है अपने पास 2 का क्यूब +1, इसी प्रकार से बनना है 2 का क्यूब +1, और यहाँ देखते हैं तो अपने को क्या मिलता है, 9 का क्यूब +1। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, 729 + 1 30 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 5 का क्यूब +1 126, और 8 का क्यूब +1 कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब +1 बेटा 64 गुना 8, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिल जाएगा, 512। तो अपने को 512 तो मिल गया, और 512 में +1 करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा, 513। तो अपने पास राइट आंसर क्या निकल जाएगा, 513 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, यहाँ पे लुप्त पद छांटना है हमें। ठीक है, मिसिंग नंबर यहाँ पे हमें फाइंड करना है। यहाँ पे क्या है, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाले नंबर को और इस वाले नंबर को ऐड करते हैं। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देन इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को ऐड कर लेते हैं। 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 7 × 12, सॉरी 5 × 12 कितना हो जाएगा, 5 × 12 हो जाएगा अपने पास 60। तो यहाँ पे अपने पास बीच में कितना आता है, 60। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी अपनाते हैं। 1 + 2 करके 3 मिल जाएगा। 4 + 3 कितना हो जाएगा अपने पास, 7 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 21, जो अपने पास बीच में है। अब सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी अपनाते हैं। 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 है, और 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो ये हो जाएगा अपने पास 66। ठीक है, तो इसका आंसर, राइट आंसर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। अभी मैथ वाला सेशन आ गया है, 10 क्वेश्चन मैथ के भी हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A + B का 25%, A + B का कितना है, 25%, इसके बराबर है A - B के, सॉरी क्वेश्चन कह रहा है अपने पास A + B का 15% इसके बराबर है A - B के 25% के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन जैसा बोला वैसे ही हम चलते हैं। तो परसेंटेज से सबसे पहले परसेंटेज उड़ा देते हैं, किसी काम का नहीं है। ठीक, तब क्या करते हैं अपने पास, फिर 15 और 25 को भी अगर हम कट करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, ये 5 5 जा 25। अब कितना हो जाएगा अपने पास, 3A + 3B = 5A - का 5B। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सॉल्व करने के बाद क्या आता है अपने पास, 2A, और यहाँ पे कितना चले जाएगा, 8B।
तो ए बाई बी अपने पास कितना हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा अपने पास 8/2, तो निकल के आ जाएगा 4/1। तो क्या कह रहा है अपने को, बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, तो कितना प्रतिशत होगा भैया, 4 गुना है तो गुना 100 करा 400%। तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा, कितना प्रतिशत है, 400% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो अपने को कितना प्रतिशत बढ़ाना है, 25% अगर हमें बढ़ाना है, और वृत्त का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। हमें रेडियस को कितना प्रतिशत बढ़ाना है, 25% बढ़ाना है। 25% को हम कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन में, अगर हम भिन्न में लिखने की कोशिश करें तो 25/100 करते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें 25 से कम 25, 25 को 100, तो ये हो जाता है अपने पास 1/4। तो हमें क्या करना है, बढ़ाना है, इसने क्या बोला है, बढ़ाना है, ऐड करना है हमें। तो अपने पास पहले 4 था, अब हमें उसमें से एक बढ़ाना है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और कितने बार करना है रेडियस को, 2 बार बढ़ाना है, क्योंकि रेडियस कितना है अपने पास, पाई आर है। इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई आर मल्टीप्लाई, तो अपने पास कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। तो यही हम प्रोसेस नीचे को करेंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा अपने पास, टोटल कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस देखो कि कितना हो जाएगा, 9, 9/16 गुना 100 कितना हो जाएगा अपने पास, 4 से को 16, 4 से 25 बार चले जाएगा ये। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ फिर से, 25 नम्मा कितना होता है, 225। अगर मैं 4 से डिवाइड करें इसको तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा रिमाइंडर, 2 बचा 25, 4 6 24। ठीक है, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 बचा। ठीक है, तो कितना आएगा अपने पास, अप्रॉक्स 56% आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं, सिरों की संख्या को 280 है। ठीक है, सिरों की संख्या कितनी है अपने पास, 280 है। हेड अपने पास कितने हैं, 280 हैं। और कुल पैरों की संख्या कितनी है, जो पैर हैं, लेग्स हैं, 820 हैं। तो कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो देखो, हमें करना क्या है, जब अपने पास टोटल पैर हैं, ठीक है, ठीक है, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है। तो पैरों की संख्या का हमें सबसे पहले क्या करना है, आधा करना है। ठीक है, आधा करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 एकम 2 चक्को 8, 2 एकम, तो 410 अपने पास क्या हो जाएगा, इनके पैरों की संख्या का आधा करना है और माइनस करना है हेड से। जो हेड है अपने पास उससे माइनस करना है, जो 410 माइन 280। ठीक है, अगर हमने इसे माइनस किया तो कितना आ जा रहा है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 11, 11 में से 3 माइनस किया कितना हो गया, 8 माइनस किया, ये 3 हो गया, और 3 तो 130 कितना हो जाएगा, 4 पैर वाले जानवर हो जाएंगे। ये कितना हो जाएंगे, 4 लेग्स जिनके पास है ये वो जानवर हो जाएंगे। अब जो टोटल हेड कितने हैं अपने पास, 280 हेड है, 280 हेड में से कितने माइनस करने हैं, 130 माइनस करने हैं, तो ये 2 पैर वाले जानवर निकल के आ जाएंगे। वो कितना हो जाएगा, 0, 8 में से 3 घटा के कितना आया, 5, और 2 में से 1 घटा के 1, तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, कबूतरों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि कबूतरों के पास कितने पैर हैं, 2 पैर हैं, कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, और एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 676102030। ठीक है, तो 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, एक वर्ष में 4% बढ़ रहा है, अगले वर्ष में भी 4% बढ़ रहा है। तो 2 वर्ष से पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये देखो, 4% बढ़ा है, तो पहले तो 4% को हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, जो भिन्न में, अगर भिन्न में कैसे लिखते हैं, 4% को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एक बार चल जाएगा, 25 बार जाएगा। ठीक है, तो गांव की जनसंख्या अभी कितनी है, बढ़ रही है, 4% की दर से ही बढ़ रही है, तो 25 का कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा पहले, फिर 25 का 26 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं इसे मल्टीप्लाई करके, तो 25 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, और 26 26 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 676 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, 676 हो जाएगा। अब हम अगर क्वेश्चन में देखें तो अभी जो वर्तमान जनसंख्या है उसकी, वो कितना है अपने पास, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 6761020, 6700 है। कितना गुना है इससे, इससे कितना गुना है, 100 गुना है। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या हो जाएगी 62500, कितने प्रतिशत इसकी जनसंख्या हो जाएगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हमें क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक, इस वाले क्वेश्चन का मीन प्रोपोर्शन निकालना है 7 और 63 का। देखो मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, अगर अपने को ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, अपने को बी निकालना है, ठीक है, मध्य अनुपाती निकालना है, तो बी इक्वल टू हो जाएगा अपने पास रूट ए सी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। अपने पास कितना हो जाएगा, जो 7 दे रखा है अपने को, यहाँ पे कोई स्पेस एक्स है जिसे हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे है 63। इसको कैसे निकालते हैं, अपने को 7 मल्टीप्लाई 63 करना है, जिससे रूट के अंदर लिख देना है। ये अपना क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। ये अपना हो जाएगा मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखो इसको कोशिश करते हैं खोलने की। 7 63 को खोलते हैं, 9 मल्टीप्लाई 7 63 हो जाएगा, और 7 7 49 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 49 मल्टीप्लाई 9, जो निकल के आ जाएगा हमारे पास 7। 49 को अगर खोलेंगे तो 7 आ जाएगा, और 9 को अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका 3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा अपने पास 21, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 21, ऑप्शन में है नहीं, तो हम ऑप्शन 21 लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या निकालना है अपने को, तृतीय अनुपाती निकालना है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि आप पूछे गए क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पिछले बार आए हुए हैं, तो इस बार फिर से प्रोबेबिलिटी बनती है कि इस प्रकार के क्वेश्चन दोबारा आए। क्वेश्चन बोल रहा है हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है हमें। प्रोपोर्शनल फाइंड करना है 16 और 25 का, सॉरी 16 और 24 का। तो हमें किस प्रकार से निकालेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए सबसे पहले तो अपने पास क्या है, तो अपने को क्या करना है, ए रेशियो बी दे रखा है, रेशियो निकालना है बी रेशियो सी का। तो अपने को क्या करना है, थर्ड रेशियो निकालना है। चलो सी की जगह पे अगर हम एक्स ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई कितना हो जाएगा एक्स, जो निकल के आ जाएगा अपने पास एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर ही हो जाएगा, जिसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में ए हो जाएगा। तो ये कक्षा का औसत वजन कितना है 15 है, और दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन कितना है 30 है। ठीक है, यदि दोनों कक्षाओं के छात्रों का औसत वजन 25 है, इन दोनों का औसत वजन कितना है 25 है, तो प्रथम कक्षा तथा दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात निकालना है। अब देखो ये है औसत वजन इसका 25, तो ये इससे कितना कम है, 10 कम है, और यहाँ यहाँ देखते हैं हम इसका डिफरेंस कितना आ रहा है अपने पास, 25 और 10, यहाँ पे 5। तो इनका जो रेशियो बन के निकल के आ रहा है अपने पास सीधे सीधे 5:10, इसका मतलब 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी है, 40 छात्र हैं अपने पास, उनका औसत वजन कितना है 30 किलोग्राम है। तो 20 छात्रों का औसत वजन कितना है 15 किलोग्राम है। ठीक है, 40 छात्रों का औसत वजन कितना है 30 किलोग्राम है, और 15 छात्रों का जो औसत वजन है वो कितना है, सॉरी 20 छात्रों का औसत वजन कितना है 15 किलोग्राम है। 20 छात्रों का औसत वजन कितना है 15 किलोग्राम है। ठीक है, तो क्या निकालना है, दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन कितना होगा। ये जो स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट है, इनका औसत वजन कितना है 30 है, और वैसे ही जो अपने पास 20 स्टूडेंट हैं, इसका औसत वजन कितना है 15 है। अगर हम देखें तो इनका अगर निकालें, एवरेज निकालें, तो इनके बीच में सबसे पहले इनका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस कितना आ रहा है 15 का आ रहा है, और इनका जो स्टूडेंट का रेशियो कितना आ रहा है अपने पास, ये कितना आ रहा है 1:2 आ रहा है। तो 15 को हम 1:2 में अगर डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा 2:1, 2 1 3 3 पंचे 15। ठीक है, तो 5 हो जाएगा, 15 10, और 5 एकम 5। अपने पास से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अभी 10 स्टूडेंट का रेशियो है या 5, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर रखें कि क्या आ जाए अपने पास, 5 आ जाए या 10 आ जाए। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, 25 रखना पड़ेगा। तो हमें पता लग गया कि इसका जो औसत वजन है 25 है। तो 40 छात्रों का जो वजन है वो कितना है 30 किलोग्राम है। तो टोटल जो वजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 × 40, तो कितना हो जाएगा 1200 किलोग्राम, 1200 kg। वैसे ही 20 छात्रों का जो अगली कक्षा है, पहली कक्षा थी दूसरी कक्षा थी, दूसरी कक्षा का जो औसत वजन है वो 15 किलोग्राम है। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा 15 × 20, कितना हो जाएगा 15 300 किलोग्राम इसका वजन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का वजन कितना होगा। अगर हम इन दोनों को मिला दें टोटल वजन को, तो ये कितना हो जाएगा 1500। ठीक, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 1500 हो जाएगा। तो टोटल वजन कितना है, टोटल छात्र, अब हमारे पास टोटल वजन आ गया, टोटल छात्र कितने हैं 50, 40 और 20 को जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। तो ये अगर हम इसे कैंसिल करें तो ये हो जाएगा अपने पास 25 छक्का 150, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। एक मेथड ये हो सकता है इसे सॉल्व करने का, और दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है।
ठीक है। एक अच्छे अध्यापक में कौन से गुण होना स्वाभाविक रूप से आवश्यक है? उसे विनोद प्रिय होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अपने विषय पर अच्छी पकड़ होना चाहिए, सही है। संवेगों पर नियंत्रण होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और शारीरिक बल भी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट अगर हम चलेंगे तो संवेगों पर नियंत्रण होना जरूरी है, क्योंकि पता लगा कि कोई भी टीचर अगर उसका संवेगों पर अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है तो कुछ भी गलत कदम उठा सकता है, किसी बच्चे को प्रताड़ित कर सकता है, मार सकता है, पीट सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर कितना कौन सा हो जाएगा? संवेगों पर नियंत्रण हो जाएगा। एक शिक्षक का गंभीर दोष है शारीरिक विकलांगता, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, दुर्बल काय व्यक्तित्व, अपरिपक्व मानसिक विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिपक्व मानसिक विकास। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर मानसिक विकास अच्छे तरीके से नहीं हुआ है तो टीचर के इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, जिससे बच्चे परेशान हो सकते हैं। वो कभी भी एंगर इशू हो सकता है, कभी भी खुश हो सकता है, जिससे बच्चे वो माहौल और जो एडेप्टेशन है वो एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत कब होगी? जब टीचर अपरिपक्व मानसिक विकास वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, शिक्षक व्यवसाय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गुण कौन सा है? शिक्षक व्यवसाय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गुण है उच्च श्रवण व पैनी दृष्टि, छात्रों के प्रति स्नेह भावना, उच्च अंतर्मुखी व्यक्तित्व और उच्च आत्मविश्वास। देखो, अगर व्यवसाय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गुण जो बताया गया है वो छात्रों के प्रति स्नेह भावना बताया गया है। ठीक है, अगर किसी भी टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो आपका जो छात्रों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रहना आवश्यक है। आप उन पे आपका ये जो व्यक्तित्व पर्सनैलिटी है अंतर्मुखी और उच्च आत्मविश्वासी, ये उनके लिए उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा जितना आपका स्नेह भावना वाला जो आपका जो बच्चों के प्रति स्नेह भावना होगी वो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षक सर्वाधिक खुश कहे जा सकते हैं जो अपने व्यवसाय में ईमानदारी से संपन्न रहते हों, जो अपने व्यावसायिक दायित्वों की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील हो, जो अपनी प्रबंध समितियों से व्यक्तित्व लाभ हित के लिए लड़ते रहते हों, अपने दायित्वों से ज्ञान शून्य बने रहते हों। ये तो गलत हो जाएगा। अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदारी से संपन्न कर रहे हो, ये भी ठीक है, लेकिन अपने प्रबंध समिति से व्यक्तिगत लाभ हित के लिए लड़ते रहते हो, ये भी गलत हो जाएगा। अपने व्यावसायिक दायित्वों की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? अपने व्यावसायिक दायित्वों की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी अपने शिक्षण में रुचि नहीं ला पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें नज़रअंदाज करेंगे, कक्षा छोड़कर चले जाएंगे, अपने व्यवसाय के प्रति प्रयत्नशील रहेंगे, अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन लाएंगे, उन्हें ध्यान केंद्रित करने को कहेंगे। या अगर जब आपकी शिक्षण विधि अगर अच्छी नहीं है तो बच्चे का ध्यान पहले तो लगेगा नहीं। ठीक है, अगर आप रुचिकर बनाना है तो बच्चे का ध्यान अगर रुचिकर बनाना है तो आपकी शिक्षण विधि जो आपकी टीचिंग मेथड होगी वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक, तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा ये हो जाएगा, अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन लाएंगे एक अच्छी शिक्षण विधि को बनाने के लिए। अगर बच्चे का ध्यान भटक रहा है तो आप उसमें बच्चे की गलती नहीं है, उसमें आपका सब्जेक्ट बोरिंग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षण का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है? शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है? वो विद्यार्थी के प्रति होता है, वो न कि उसके पढ़ाए जाने वाले विषय के प्रति होता है, न विद्यालय प्रशासन के प्रति होता है, न समुदाय के प्रति होता है। उसका जो प्रथम दायित्व होता है वो विद्यार्थी के प्रति होता है। नेक्स्ट, एक सच्चा शिक्षक कौन है? जो समाज की मजबूरियों से मुक्त हो, जिसने एक प्रभावशाली शैक्षिक संगठन बनाया है, जो किसी कार्य या विश्वास से बधा हो, जो पद या अधिकार प्राप्त करने के साधन के रूप में शिक्षण का उपयोग करता हो। ठीक है, इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, जो समाज की मजबूरियों से मुक्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक ज्ञान को ऐसे बढ़ा सकता है, कैसे बढ़ाएगा एक शिक्षक ज्ञान को? अपेक्षा के एक समान मानक सामने रखकर, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सारे विद्यार्थियों को एक समान मानक सामने रखा, जो पिछड़ा बालक होगा जिसकी मानसिक क्षमता थोड़ा कम होगी तो वो कैसे सीखेगा? अपने विद्यार्थियों से कोई अपेक्षा न रखते हुए, ये भी गलत है। उच्च अपेक्षाओं को सामने रखते हुए, ये भी गलत है। विद्यार्थियों से यथार्थवादी अपेक्षाएं सामने रखकर, ये वाला आंसर आपका सही होगा, क्योंकि आप जो रियल चीज़ें हैं उनको सामने रखेंगे तो शायद अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। एक अच्छे वार्तालाप संचारण में जरूरी है। ऑप्शन पहला है विचारों की स्पष्टता, दूसरा है नाटकीय प्रस्तुति, तीसरा है नरम आवाज़ से बोलना, चौथा है रुके बिना बोलना। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो विचारों की स्पष्टता होगी। आपके विचार स्पष्ट होने चाहिए, तब जाके बच्चा आपसे सीखेगा। ठीक है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रियता से निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? तो भैया कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं अपने प्याजे साहब, तो ये कथन प्याजे साहब का ही है। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, रचनात्मक दृष्टिकोण को किसने प्रबलता से प्रभावित किया है? जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं अपने पास तो वो प्याजे हैं। तो रचनात्मक दृष्टिकोण को जो प्याजे ने प्रबलता से प्रभावित किया है। तो आज के लिए रखते हैं हम इतना ही। तो इसी प्रकार से हम और भी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल पे जाना है और उसको सब्सक्राइब करना है। ठीक, सब्सक्राइब करना है चैनल को, चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा देना है।